ongoing thing. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। और सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और क्लोरीन। तो क्लोरीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, हमारे साथ में बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। ये पहले भी हमने बता दिया था कि जो क्लोरीन गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। और जो फ्लोरीन गैस होती है, फ्लोरीन गैस F2 गैस, ये कलरलेस गैस होती है। और जो क्लोरीन गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। ब्रोमीन जो होती है ये लिक्विड होता है, ब्राउन रेडिश कलर का लिक्विड होता है। इसी टाइप से जो आयोडीन होती है वो वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है। देन स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेलिंग एंड सफोकेटिंग स्मेलिंग गैस होती है। तो सफोकेशन होने लग जाता है, साथ में ये पॉइजनस गैस है। और 2.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, तो एयर से 2.5 गुना भारी है ये गैस। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो इस गैस को अगर हम पानी में डिसोल्व कर दे तो हमारे पास में क्या बनेगा, क्लोरीन वाटर बनता है, क्लोरीन वाटर। तो जब हम क्लोरीन गैस को पानी में डिसोल्व करते हैं, पानी में डिसोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, क्लोरीन वाटर बनता है, क्लोरीन वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंबस्टन विद मेटल्स। तो मेटल्स से कंबाइन करके क्या बनाती है, ये सॉल्ट बनाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम से क्लोरीन रिएक्ट करेगी तो NaCl बनेगा। इसी टाइप से कैल्शियम है, तो इसे रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम क्लोराइड। फेरस आयरन से रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ क्लोरीन विद सल्फर विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल में हम सल्फर और फॉस्फोरस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर सल्फर से रिएक्ट करेगी तो सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है। इसी टाइप से फॉस्फोरस से रिएक्ट करती तो वेरी फेमस कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना सकते हैं हम इसे। हम बोरोन से रिएक्ट करेगी तो बोरोन ट्राई क्लोराइड बनता है। और ये किस टाइप का कंपाउंड है ये आपको पता होगा, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। नेक्स्ट कंबस्टन विद मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स से कंबाइन करके ये कुछ कंपाउंड्स बनाती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक्शंस विद हैलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन विद हैलाइड। तो हैलाइड का मतलब है, हैलाइड्स का मतलब है हेलोजन एसिड्स या ऐसे कंपाउंड्स जो हेलोजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ क्लोरीन, ये रिएक्ट करेगी KBr से तो KCl बनेगी। और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाएगी, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगी। इसी टाइप से एक्शन विद एल्कली। तो एल्कली के ऊपर रिएक्शन होगा तो क्लोरीन गैस का, जैसे एल्कली का मतलब होता है बेस, ये बेस से अगर ये रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। ये हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है मिल्क ऑफ लाइम। इससे अगर क्लोरीन गैस रिएक्ट करे तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसी टाइप से सिलिकेट लाइम, इसी को हम सिलिकेट लाइम बोलते हैं। क्लोरीन से अगर रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट टू ब्लीच द सब्सटेंस। ब्लीचिंग में काम आता है, इसलिए इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, कलर उड़ाने में काम आता है। नेक्स्ट अमोनिया से रिएक्ट करती है क्लोरीन तो वेरी फेमस कंपाउंड बनता है। आप सभी लोगों ने इसका लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट भी किया होगा। अमोनियम क्लोराइड है ये, अमोनियम क्लोराइड जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। नेक्स्ट अमोनिया अगर क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो NCl3 बनता है। ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, वेरी वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। अगर ये वाटर से रिएक्ट करती है, क्लोरीन अगर वाटर से रिएक्ट करती है तो वाटर का क्या करवा देती है, ऑक्सीडेशन करवा देती है और इसमें से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करवा देती है।
तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है क्लोरीन की, ये हम देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अगर क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वेरी हार्मफुल डेंजरस कंपाउंड इज फॉर्म एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl2। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इस गैस का सबसे पहले यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इसमें बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इसका यूज हुआ था। ऑक्सीजन गैस है, अगर इसका लीकेज होने लग जाए तो दम घुटने लग जाएगा और थोड़ी देर बाद में डेथ भी हो जाती है। ऑक्सीजन गैस है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट रिएक्शन विद अदर हेलोजन, तो अदर हेलोजन से भी रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से रिएक्ट करेगी और क्या बनाती है, क्लोरोफ्लोराइड। इसी टाइप से अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। इसी टाइप से आयोडीन से रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, आयोडीन मोनोक्लोराइड। नेक्स्ट एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है जैसे यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में हमने मीथेन ले ली। मीथेन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको पता होगा कंपाउंड क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन बनता। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है। इसी टाइप से अगर ये एथीन से रिएक्ट करती है, एथीन क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। एथीन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, देखो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये क्या है, इसका एग्जांपल है ये विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल विसिनल डाई हेलाइड का एग्जांपल है ये। इसी टाइप से ये देखो इसमें 4 क्लोरीन ऐड हो गई, ये इथाइन है, एल्काइन है, ये एल्काइन ये है एल्किन, ये है एल्काइन। इसी टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे टर्पेंटिनोल, ये इससे रिएक्ट करेगी तो एनसीएल गैस और इसको कार्बन में क्या कर देगी, इसको ऑक्सीडाइज करवा देगी। इसी टाइप से ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। तो क्लोरीन गैस वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, HCl बनेगा और ये ऑक्सीजन, ये जो है ना ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। और किसी भी कंपाउंड में अगर नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, अगर नेसेंट ऑक्सीजन बनती है तो क्या करेगी, ब्लीचिंग करने का काम करती है, वो ब्लीच करती है कंपाउंड का, वो कलर को फेड अप कर देती है। तो कलर फेड अप करने में ये काम आते हैं। तो आई थिंक दिस रिएक्शंस आर वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्लोरीन ब्लीच ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना है। ड्राई के अंदर कभी भी ये ब्लीचिंग नहीं कर पाएगी। अगर ड्राई कंपाउंड में रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस से तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, या वो क्या होना चाहिए, गीला होना चाहिए सब्सटेंस। नेक्स्ट सिंस क्लोरीन ब्लीच बाय ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये ब्लीचिंग करती है, तो इसलिए इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। इसी टाइप से SO2 होती है ना, SO2 गैस, ये भी ब्लीचिंग का काम करती है, लेकिन ये किस वे में करती है, ये रिडक्शन करती है, ये रिडक्शन करवा के ब्लीचिंग करती है। SO2 जो है वो रिडक्शन करवा के ब्लीचिंग करती है, इसलिए इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है। इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। और क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट होता है। रीजन क्या है कि क्लोरीन ब्लीच करवाती है किसके एक्शन से, ऑक्सीडेशन करवा के ब्लीचिंग करवाती है, इसलिए ये परमानेंट होता है। ये क्लोरीन की रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ी थी। अब इसकी क्लोरीन का यूजेज क्या क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है इसके क्लोरीन के, इंडस्ट्रियल यूज है इसके। सबसे पहले तो इसको ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं वुड पल्प को, तो जिसका यूज हम करते हैं पेपर वगैरह बनाने में, रेयन वगैरह बनाने में। देन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को ब्लीच करवानी है, पेपर को, वुड को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर क्लोरीन गैस का यूज होता है। देन इट इज यूज फॉर ड्राइंग ड्रग्स और रेफ्रिजरेंट में इसका यूज होता है, रेफ्रिजरेंट के अंदर इसका यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बनाने में क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज इन स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए क्लोरीन गैस उसमें से पास करते हैं। अगर क्लोरीन गैस पास करते हैं ना तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वाटर के अंदर, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी टाइप से DDT, ये DDT का पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था। ये किसकी तरह काम करता है, ये इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, पेस्टिसाइड की तरह काम करता है DDT। तो आजकल इसका यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है ये। पहले फील्ड में इसका यूज किया जाता था और आजकल इसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया।
लेकिन DDT बनाने में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl से लिखते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होती है? गैस होती है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड हम गैस का पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम HCl के बारे में भी पढ़ेंगे। HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। HCl गैस भी गैस के फॉर्म में भी हो सकती है और वो एसिड के फॉर्म में भी हो सकती है। ये हम बताएंगे इसी चैप्टर के अंदर, किस टाइप से गैस है और वो उसको हम कैसे HCl एसिड के अंदर कन्वर्ट करें। तो मेजर इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल है हाइड्रोजन क्लोराइड, वेरी फेमस है। और इसको बनाते हैं कैसे? NaCl की रिएक्शंस करवा दो एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये किस टाइप का सल्फेट है? ये एसिडिक सल्फेट है। ये एसिडिक नेचर का क्या है? सल्फेट। अब इस एसिडिक सल्फेट का क्या करवाएंगे? NaCl की प्रेजेंस में फिर इसको रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ में HCl भी बनेगी। तो ये इसका क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है। Industrial method of preparation of HCl. It is very very important. It is the industrial method of preparation of HCl. I think this point are clear. सबको समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, तो अब इसका हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहला है कलरलेस गैस है, सफोकेटिंग स्मेलिंग गैस है। कलरलेस है गैस है, सफोकेटिंग स्मेलिंग गैस है, क्योंकि क्लोरीन गैस भी सफोकेटिंग गैस है और HCl गैस भी सफोकेटिंग गैस होती है, मतलब दम घुटने लग जाता है। अगर इसको स्मेल कर लेना तो दम घुटने लग जाएगा। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में इसको डिजोल्व करके HCl एसिड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हम पानी में इसको डिजोल्व करेंगे ना तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो HCl गैस से ही हम क्या बनाते हैं बच्चों? HCl गैस से हम क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। नेक्स्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 189 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 159 केल्विन। तो गैस है ना, तो गैस के हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ये ध्यान रखना है। माइनस में है, देखो टेम्परेचर के टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो माइनस में आते हैं ये सारे। नेक्स्ट एक्शन विद लिटमस, तो लिटमस के अगेंस्ट क्या एक्शन होता है? क्योंकि ये HCl है ना, ये एसिडिक नेचर की होती है, ये एसिडिक नेचर की गैस है। HCl गैस जो है वो HCl गैस इज एसिडिक नेचर गैस, एसिडिक नेचर की गैस होती है। तो क्या करेगी? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी, आप सभी लोगों को पता है। देख एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो एसिड जो होते हैं वो हमेशा पानी से रिएक्ट करते हैं और पानी में जैसे इसको डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। और साथ में जो HCl है ना, HCl अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाते हैं इन द वाटर, पानी में डालने से ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरे 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। मोर देन 90% अगर किसी का डिसोसिएशन हो रहा है, मोर देन अगर 90% अगर किसी का डिसोसिएशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोर देन अगर 90% डिसोसिएशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे देखो, जैसे नेचुरल गैस को वाटर में डालते हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है और H3O+ बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पे के की जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ दे रखी है। इसका मतलब किसी भी एसिड के लिए अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है ना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर किसी भी एसिड के लिए pKa की वैल्यू बढ़ती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सॉरी, pKa की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्सली है दोनों, ध्यान देना बच्चों। मैं वापस से इसको लिख देता हूँ, वापस इसको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है पॉइंट, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो Ka, अगर किसी भी एसिड का Ka ज़्यादा है ना तो उसका pKa उतना ही ज़्यादा कम होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी टाइप से अगर किसी एसिड का Ka कम है तो उसका pKa बहुत ज़्यादा होगा और वो उतना ही ज़्यादा वीक एसिड होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो HCl का जो pK की वैल्यू है वो होती है 1 × 10⁻⁷, बहुत ज़्यादा है ये वैल्यू। इस वजह से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। इसी टाइप से हमने सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा पीके की वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या आती है? उसमें हमने 2 बार उसको डिसोसिएशन करवाते हैं, तो 2 बार डिसोसिएशन करवाते हैं, दोनों टाइप में दोनों बार में अलग अलग टाइप का डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है।
तो Ka की वैल्यू आती है, अगर H2SO4 H2SO4 को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो HSO4 बनता है, HSO4 बनता है और H प्लस बनता है। उस समय हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 आता है, इसका मतलब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट HCl से भी ज़्यादा है। तो HCl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। आई थिंक दीज कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने पढ़ ही लिया था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता होगा। अब ये अगर NH3 से रिएक्ट करती है HCl एसिड जो है ना, HCl गैस बोल दो या HCl एसिड बोल दो, अगर ये NH3 से रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसका रिएक्शन आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी में अगर आपने 11th क्लास में अमोनियम क्लोराइड का सोल्ट एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको टेस्ट बताया होगा टीचर ने कि अमोनियम का टेस्ट कैसे करते हैं। तो अमोनियम का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, जो सोल्ट देते हैं ना, तो सोल्ट देते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलाना होता है? HCl मिलाना होता है। तो सोल्ट है उसके अंदर क्या मिलेगा हमें? अमोनिया गैस मिलेगी, और अमोनिया गैस HCl से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनता है। और ये अमोनियम क्लोराइड के जो फ्यूम्स होते हैं ना, ये डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम होते हैं, डेंस व्हाइट कलर के फ्यूम होते हैं। और ये अगर अपेयर हो जाते हैं, जब इसको सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्ट इज अमोनियम सॉल्ट। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। अब इसकी रिएक्शंस विद मेटल, तो मेटल से रिएक्ट करती है ये HCl, तो क्या बनता है? तो देखो, सोडियम से रिएक्ट करेगी तो NaCl बनेगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जिंक से रिएक्ट करेगी जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन से रिएक्ट करेगी तो आयरन क्लोराइड, और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी टाइप से इसका ऑक्सीडेशन, अगर हम HCl का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के परचेंस में इन द परचेंस ऑफ CuCl2, ये कैटलिस्ट है, इसकी परचेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वाटर बनता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी टाइप से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पे जो है ना, ये देखो, ये खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम क्या डालेंगे हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन से हमारे पास में? मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगी और क्या करेगी? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें जो HCl है ना, HCl में HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो HCl में ऑक्सीडेशन होकर ये किस में कन्वर्ट हो रही है? Cl2 होने लगी। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्लोरीन का -1, यहाँ पे क्या है? 0। तो -1 से 0 जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? Cl का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई थिंक दीज पॉइंट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यस, एक्शन विद सम मेटल सॉल्ट। तो मेटल सॉल्ट है ये हमारे पास में लेड एसीटेट। अगर लेड एसीटेट से रिएक्ट करती है HCl तो लेड क्लोराइड का वाइट PPT बनेगा और एसिटिक एसिड मिलेगा। इसी टाइप से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से अगर रिएक्ट करवाएं हम HCl की तो वाइट PPT बनता है, AgCl का वाइट PPT बनेगा और HNO3 बाहर निकलेगा। ये AgCl है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें, ये एसिड है, ये देखो ये तो सोल्ट है सिल्वर नाइट्रेट का, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये AgCl अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड बनता है, ये भी वाइट PPT बनता है, इसका भी वाइट PPT बनता है। तो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन कैसे करवाते हैं? HCl और HNO3, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा रेजिया। किस रेशियो में ऐड करेंगे? 3 HCl एंड 1 ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। 3 ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ बोथ दीज एसिड्स आर कॉल्ड एक्वा रेजिया। एंड एक्वा रेजिया इज रॉयल वाटर, ये रॉयल वाटर की कैटेगरी में भी आता है, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। इसको बोलने का रीजन ये है कि ये जो रॉयल मेटल्स है ना, रॉयल मेटल, रॉयल मेटल कौन सी है? जो बहुत ही कम रिएक्ट करने वाले मेटल्स होते हैं उसको रॉयल मेटल बोलते हैं, जैसे गोल्ड है, या नोबल मेटल भी बोल सकते हैं उसको।
गोल्ड है, प्लेटिनम है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेता है एक्वा रेजिया। तो गोल्ड और प्लेटिनम एक्वा रेजिया के अंदर सोल्यूबल है, इसमें डिजोल्व हो जाएगी आराम से, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई मेटल। तो पुराने जमाने में ये करते थे ऐसा काम। तो क्या करते थे कि घरों में आते थे ये लोग, अम, अम, सोने के चांदी के जेवर को साफ करवाने के चक्कर में लोग इनको देते थे साफ करने के लिए, तो ये केमिकल में डिप करते थे, ऑर्नामेंट को केमिकल के अंदर डिप करते थे। और केमिकल में डिप करने के बाद में क्या होता था, कुछ गोल्ड और कुछ जो भी सिल्वर वगैरह होती थी, उस एक बार एरिया के सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती थी, डिजोल्व हो जाती थी। फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, वापस गोल्ड निकाल सकते हैं इससे। तो इस टाइप से ये चीटिंग करते थे। लोगों को पता रहता नहीं था कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो वो देते थे उनको, उनके ऑर्नामेंट तो चमक जाते थे, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में जो गोल्ड थी या जो सिल्वर होती है वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। ये नट सेल में HCl की देखो रिएक्शंस बता रखी है। अगर HCl जिंक से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस बनती है, आपको पता ही होगा। एक बार एरिया बनने का तरीका ये देखो, 3 अनुपात में ये ले लो, 1 रेशियो में ये ले लो, एक बार एरिया बन जाएगा। HNO3 से रिएक्ट करेगी AgCl बन जाएगी, ये लेड एसीटेट से रिएक्ट करेगी तो PbCl2 बनेगी। जो अभी हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी है वो सारी रिएक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। यस, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ना, उसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले इसका यूज है टेनिंग इंडस्ट्री में। टेनिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है चमड़ा है, चमड़े की जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें इसका यूज करते हैं। फिर पैकेजिंग, ये है पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होगा क्लीनिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस को क्लीन करने में इसका यूज होता है। ये गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस करते हैं ना, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन, क्लोराइड्स बनाने हैं, अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाने हैं क्लोरीन के, उसमें यूज होती है। क्लोरीन गैस बनाने में इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है। ये हमने बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें HCl यूज होती है। इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया विच इज यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, यह भी हमने देख लिया था। एंड ए पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर ये एसिड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी कोई दूसरे कंपाउंड मिले या नहीं मिले उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको लेबोरेटरी में HCl मिल जाएगी, और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, और नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ये 3 एसिड तो आपको कंफर्म मिलेंगे मिलेंगे, कैसी भी लेबोरेटरी हो वहाँ पे 3 चीजें तो मिलेगी मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। तो अमंग द हेलोजन्स फ्लोरीन हैज वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एसिड, तो फ्लोरीन बहुत कम बनाती है, इसकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है। रीजन दो है। सबसे पहले तो इसका स्मॉल साइज। सेकंड इसका रीजन है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉल साइज होती है। इन सब की वजह से फ्लोरीन ज्यादातर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, लेकिन कुछ जो ऑक्सो एसिड बना भी लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं बनाता। तो ये लिया हुआ इसका रीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज। ठीक है, तो कौन कौन से ऑक्सो एसिड एग्जिस्टेंस में है। HOX, यहाँ पे जो X है ना, ये है हेलोजन। HXO2 टाइप के, HXO3 टाइप के, तो इस टाइप के ये हेलोजन, ये इसे रिएक्ट करके ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो ये देखो, ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +1 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी हेलोजन की, जैसे फ्लोरीन की अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो हाइपोफ्लोरस एसिड बनता है। सिर्फ एक ही नॉन है यहाँ पे कंपाउंड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिड बना लेता है। क्लोरीन के अंदर बहुत ज्यादा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है HClO, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट है HClO2, क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड। ये तीनों याद रखना आपको, ये चारों HClO, then HClO2, then HClO3, then HClO4। देखो,
ये HCl है ना, HCl, इसमें एक बार O लगाना है, दूसरी बार O2 करना है, तीसरी बार O3 करना है और चौथी बार इसको क्या कर देना, O4 कर देना, तो बन जाएगी चारों एसिड। तो फर्स्ट है HClO, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। देन यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरस एसिड। देन यहाँ पे 3 कर देंगे तो क्लोरिक एसिड, और यहाँ पे इसको 4 कर देंगे तो पर क्लोरिक एसिड। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। इसी टाइप से ब्रोमीन के अंदर 3 एसिड नोन है, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड बनाता है। इसी टाइप से देखो HBr ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी तो हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड, ये पर ब्रोमिक एसिड। इसी टाइप से आयोडीन के अंदर भी हाइपो आयोडस एसिड, देन आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें कि कौन ज्यादा एसिडिक है नेचर में, HClO आपको दे दें, HClO दे दें, HBrO दे दें और HIO दे दें, तो आपको पूछे तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, तो इसमें जो HClO है ना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ो, तो ये हो गया HClO का हाइपोक्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर। फिर ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और इधर ऑक्सीजन, ये हो गई हाइपो क्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर, क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। अब हम इसकी एसिडिक बिहेवियर का भी कंपेरिजन कर लेते हैं। तो एसिडिक बिहेवियर हम इसमें देख लेते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया था कि HClO, HBrO और HIO, अगर इनका हम कंपैरिजन करें, 3 एसिड दे दें आपको और आपको पूछे तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, सबसे लीस्ट एसिड ये है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये है और सबसे लीस्ट में HIO आता है। यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये है कि इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाए HClO की स्ट्रक्चर बनाते तो हम कैसे बनाएंगे, HOCl। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से और आयोडीन से तीनों से ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ में हाइड्रोजन से भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, फाइनली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, तो हाइड्रोजन से पुल करेगी इलेक्ट्रॉन। सो ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, HOCl, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच इजीली डोनेट H प्लस आयन, जो क्या करते हैं इजीली H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एसिड्स बोलते हैं। तो HClO के केस में ये जो है ना H और O बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जबकि HOI के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। रीजन यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 होती है, आपको पता होगा। और जो आयोडीन है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.2 के आसपास है, हाइड्रोजन के आसपास की होती है। तो अब ये जो आयोडीन है ना, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाता है, ये इसको पुल नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयोडीन के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन आयोडीन से भी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेती है और इससे ले लेती है और साथ में ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया क्योंकि चार्ज के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो वैसे ही अट्रैक्शन होता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये H को आराम से रिमूव नहीं होने देता है, ये इसका रीजन है कि तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो HClO इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HBrO एंड HBrO इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HIO। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखते हैं, अगर हम एसिड देते हैं, सिर्फ HClO दे दिया, फिर HClO2 दे दिया, HClO3 दे दिया और HClO4 दे दिया। अब चारों में से पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, तो ये जो पर क्लोरो एसिड है ना, ये वाला HClO4, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू HClO एंड HClO2 एंड HClO3। इन तीनों के कंपेरिजन में ये वाला जो एसिड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिसमें जो कॉन्जुगेट बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस बनता है, आपको पता ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस क्या है बच्चों, वीक
वीक है, अगर ये बेस क्या है, वीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग, ये जो एसिड होगा ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो HClO4 के केस में क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। HClO4 के केस में जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, वो बहुत ज्यादा वीक बनता है, और वीक बनता है इस वजह से क्या होता है, ये H+ आयन को आराम से डोनेट कर देता है, और HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर बिहेव करता है। जिससे देखो ये HClO की अगर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो अगर इसको H को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, OCl। तो ये OCl की स्ट्रक्चर है। इसी टाइप से अगर मैं इसमें से H को बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा, Cl और O2, ये Cl और O2 की स्ट्रक्चर है। देन Cl और O3, ये Cl और O3 की स्ट्रक्चर, एंड Cl एंड O4। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है। अब इसमें चारों स्ट्रक्चर का हम कंपैरिजन करें, तो चारों स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, चारों में ये स्ट्रक्चर है, जो फोर्थ वन स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से ये स्टेबल ज्यादा है। और जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनता है वो क्या होता है, वीक होता है, और वो आराम से क्या करता है, H+ आयन को दे देता है। अब ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये किसी से डिपेंडेंट नहीं है। अब ये H+ आयन को इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये H को आराम से दे देती है। तो इस वजह से अगर हम HClO2, HClO2, HClO3 एंड HClO4 का अगर हम कंपेयर करें, तो HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और HClO सबसे वीक एसिड होता है। आई थिंक दीज कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो ये हमने इसका एसिडिक कैरेक्टर पढ़ लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा हुआ, नीट के अंदर, जेईई के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। एसिडिक कैरेक्टर की जो सीक्वेंस बतानी है ना, ये इस टाइप्स की होती है इसमें। तो अब हम पढ़ लेते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जब टू when two or more than or more more than two halogens combine each other, then they form interhalogen compound। जब दो या दो से ज्यादा हेलोजन एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई, कंटेनिंग टू और मोर हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश एन से। इसको ये रिप्रेजेंटेशन है इंटर हेलोजन कंपाउंड का। इंटर हेलोजन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है एक्स डैश एन। यहाँ पे जो एक्स है ना, ये एक्स, ये भी हेलोजन है, और ये एक्स डैश, ये भी हेलोजन है। अब ये कौन सा हेलोजन है और ये कौन सा हेलोजन है, एक्स है बिगर बिगर हेलोजन। जो साइज में बड़ा हेलोजन है वो पहले लिखेंगे, जो साइज में छोटा हेलोजन है ना, उसको हम बाद में लिखते हैं। ये है स्मॉलर 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 हेलोजन, ये स्मॉलर हेलोजन, ये स्मॉलर हेलोजन है। तो इसको हम बाद में लिखते हैं, बिगर हेलोजन को हम पहले लिखते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब जैसे मैं लिखता हूँ ClF, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोरोफ्लोराइड, ICl3। तो यहाँ पे I क्या है, I यहाँ पे है X, ये जो Cl है ना, ये है X डैश, और ये 3 है, यहाँ पे है N। तो अगर मैं किसी भी एसिड को X डैश N में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर जो X होगा वो क्या होगा, बिगर साइज का हेलोजन होगा, जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। X डैश कौन सा होगा, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, उसको हम बोलते हैं X डैश। और N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X डैश, X डैश के कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। तो ClF, अब देखो ध्यान देना आपको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो पीछे लिखा जाता है, वो बाद में लिखा जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पहले लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन का मैं कंपेयर करूँ, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो हमेशा कैसे लिखेंगे, हम इसको ClF लिखेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो पीछे लिखते हैं।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आगे लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया क्लोरीन फ्लोराइड। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, IDE, क्या लगा देते हैं, IDE लगा देते हैं। जैसे उसमें E हटा देंगे, हाइड्रोजन के अंदर सबसे बड़ा पीछे वाला जो E है ना उसको हटा देंगे और प्लस क्या ऐड कर देंगे, ID ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में इसका नाम भी आ जाएगा। जैसे ClF है, इसका नाम हो गया क्लोरीन फ्लोराइड। इसी टाइप से BrF, इसका नाम हो गया ब्रोमीन फ्लोराइड। देखो यहाँ पे ब्रोमीन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयोडीन की, आयोडीन से फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो आयोडीन फ्लोराइड। तो इसी टाइप से देखो ClF3, यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन का हम कंपेयर करते हैं, तो आयोडीन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो नाम हो गया क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। इसी टाइप से ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड। और यहाँ पे ये देखो पेंटा हेलाइड है, इनके कलरलेस गैस है ये सारी, तो ClF3, तो क्लोरीन पेंटा फ्लोराइड। इसी टाइप से ये लिखा हुआ है ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, BrF5, ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड। इसी टाइप से एक और हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन के साथ में फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन, ये IF7। कई बार इसका पूछा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ, IF7 की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है, ये भी कलरलेस गैस होती है। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से सारे सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इसके अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, क्लोरीन गैस के रिएक्शन करवा दो फ्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाओ फ्लोरीन गैस से, और टेम्परेचर रखो 437 केल्विन, तो बन जाएगा क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड बन गया। क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाओ एक्सिस से, क्लोरीन की एक्सिस से करवाओ और टेम्परेचर रखो 537 केल्विन, तो मिलेगा हमें क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। इसी टाइप से ClF की रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन से करवा देते तो भी हमें क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड मिलता है। इसी टाइप से आयोडीन की रिएक्शंस करवाते हैं हम क्लोरीन से, इक्विमोलर रेशियो, इसका मतलब ये अगर 1 मोल लेना है तो ये भी 1 मोल लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, आयोडीन क्लोराइड, ये आयोडीन क्लोराइड है। अगर हम एक्सिस में ले लें, ये तो हमने इक्विमोलर रेशियो लिया, 1 1 मोल लिया दोनों का, तो ये बन गया। एक्सिस में ले लें ये, जैसे ये